Welcome back, my dear friends. Thank you for subscribing, liking, and watching my videos on YouTube channel. So myself CS शिवम चौहान. आप मुझे YouTube पे सर्च कर सकते हैं बाय राइटिंग CS शिवम चौहान. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में विच इज़ रिसेंटली प्रोनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. सो उस केस लॉ का नाम है रेनबो मैटर्स लिमिटेड, रेनबो पेपर्स लिमिटेड वर्सेस गुजरात वेट टैक्स अथॉरिटी. मैं आपको रेनबो पेपर्स लिमिटेड केस में क्या डिसाइड हुआ, क्या वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको एक प्रीवियस केस लॉ का विच इज़ ऑल्सो प्रोनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बेंच ऑफ 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उस केस में क्या डिसाइड हुआ पहले मैं आपको वो बताता हूँ. देन आफ्टरवर्ड्स मैं आपको रेनबो पेपर्स लिमिटेड के बारे में बताऊँगा. सो जैसा कि आप लोग इस पीपीटी में देख पा रहे होंगे, इन इट्स डिसीजन इन घनश्याम मिश्रा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एडलवाइज एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अ बेंच ऑफ 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट held that harmonious construction of clause 10 of section 3 of insolvency and bankruptcy code read with clause 20 and 21 of section 5 thereof would reveal that even a claim in respect of dues arising under any law for the time being in force and payable to the central government and state government or any local authority would come within the ambit of operational debt. The central government and any state government or any local authority to whom an operational debt is owed would come within the ambit of operational creditor as defined under section 20 of the section 5 of the IB code. The court then want बेसिकली मैं आपको पहले इन फ्यू लाइंस का बता दूं कि व्हाट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट फोकस्ड अपॉन इन लाइंस में. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पहले तो मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि जब भी CIRP में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जब भी कंपनी का स्टार्ट होता है तो उसमें देयर आर टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ठीक है. वर्कमैन्स आर देयर, एम्प्लॉयज़ आर देयर, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आर देयर, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ ड्यूज़ आर देयर, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ड्यूज़ आर देयर. तो पहले बिफोर दिस रेनबो पेपर्स लिमिटेड क्या वर्डिक्ट आया था घनश्याम मिश्रा के केस में. घनश्याम मिश्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था और जो कि एज़ पर दी लॉ था. एज़ पर लॉ भी यही है, सेक्शन 53 में भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को वाटरफॉल मैकेनिज़्म में ऑपरेशनल क्रेडिटर ही माना गया है और उसमें कोई इफ़ और बट भी नहीं है. देयर इज़ ए प्रॉपर क्लियर कट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन IBC कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के क्लेम्स को ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ही माना जाएगा. और इस चीज़ को वेरीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने इन देयर वन ऑफ द जजमेंट विच इज़ मैंने अभी आपको बताया घनश्याम मिश्रा एंड सन्स के केस में. कोई भी डेट विच इज़ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ का ड्यू हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यू हो, लोकल अथॉरिटी का ड्यू हो, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का ड्यू हो, वो अंडर द एम्बिट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर ही आएगा और एज डिफाइंड अंडर सबसेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. ओके, बट पहले मैं आपको यही पढ़ देता हूँ. देन आफ्टरवर्ड्स मैं रेनबो पेपर्स के उसमें जाऊँगा. रेनबो पेपर्स में क्या डिस्कस हुआ. एज डिफाइंड अंडर सबसेक्शन 20 सबसेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. द कोर्ट देन want on to hold that any debt in respect of payments of dues arising under laws including those owed to the central government, any state government or any local authority which do not form a part of the approved resolution plan shall stand extinguished. Further, once a resolution plan is duly approved by the adjudicating authority, the claims provided in the resolution plan shall stand frozen and will be binding on all stakeholders. The phrase of all stakeholder includes the government और any other authority. अब इसी केस लॉ में एक रिसेंट वर्डिक्ट ये भी था सुप्रीम कोर्ट का कि एज एंड व्हेन सपोज रेजोल्यूशन प्लान जब अप्रूव्ड हो गया तो रेजोल्यूशन प्लान जिस दिन अप्रूव्ड होता है वो ऑल स्टेक होल्डर पे, जैसे ही NCLT अप्रूव करती है वो ऑल स्टेक होल्डर पे इंक्लूडिंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एज वेल, वो उन लोगों पे बाइंडिंग हो जाता है. इसका एक IBC में भी सेक्शन है, आई थिंक वो 38 है. 38 सेक्शन में लिखा है कि जो
रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड होता है एनसीएलटी जिसको अप्रूव करती है वो बाइंडिंग होगा। एनसीएलटी सपोज अप्रूवल आने से पहले जितने भी क्लेम आने हैं वो सारे आ गए और उसमें स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ का भी क्लेम आ गया, तो स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ को ओसी समझ के और जो भी ट्रीटमेंट पीआरए देगा प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, जैसे भी उनको जितना भी क्लेम देना चाहे, कितना भी परसेंटेज देना चाहे, उनको इग्नोर करना चाहे, वो भी जो भी चाहे वैसे कर सकता है। और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर पूरी अथॉरिटी है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जिस भी रेजोल्यूशन प्लान को उन्हें मेजोरिटी के साथ अप्रूव कर देंगी, देन दैट रेजोल्यूशन प्लान और आफ्टर अप्रूवल ऑफ द एनसीएलटी वही रेजोल्यूशन प्लान विल बी बाइंडिंग अपॉन दी स्टेक होल्डर में क्लियर कट गवर्नमेंट भी आती है। ओके, द डिसीजन एश्योर्ड that the prospective resolution applicant that the insolvency and bankruptcy code does not accord any special treatment to statutory dues and the claims of government authority. These claims and dues will fall in the category of operational debt and they can be dealt with and provided for in the same manner as any other operational debt. ओके, अब ये भी बोला उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये भी वर्डिक्ट था कि आप गवर्नमेंट और स्टेचुटरी ड्यूज़ के क्लेम्स को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उनको जैसे वाटरफॉल मैकेनिज़्म में उनको उसी की तरीके ही ट्रीट करेंगे और जो भी उनका पे ऑफ होगा लाइबिलिटीज़ का वो एज़ पर ऑपरेशनल क्रेडिटर ही होगा और उनको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। ये भी क्लियर कट पहले से डिसाइड था। द ऑथोरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट ऑन द इशू बाय द कोर्ट रीइंफोर्स द क्लीन स्टेट थ्योरी propounded by its bolster the insolvency law regime under the code and brought stability to it. Or after the pronouncement of this judgment there is much more stability was occurred in the IBC regime. Okay, so that is until other bench perceived the issue differently and reached a totally contrary conclusion yet again without engaging with the binding precedents. अब एक अनदर बेंच ने इन द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरी सुप्रीम कोर्ट में अनदर बेंच ने इन द मैटर ऑफ गुजरात वैल्यू एडिड टैक्स वर्सेस रेनबो पेपर्स लिमिटेड क्या डिसाइड किया, बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी कंक्लूजन आ गया, जो कि पहले 3 जजेस बेंच ने डिसाइड किया था उससे बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी व्यू आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेनबो पेपर्स लिमिटेड वर्सेस गुजरात वेट टैक्स अथॉरिटी थ्रू स्टेट सेल्स टैक्स ऑफिसर्स क्या डिसाइड हुआ। ओके, गुजरात वैल्यू एडिड टैक्स का सेक्शन 8 ये है, सेक्शन 48 ऑफ द गुजरात वैल्यू एडिड टैक्स क्रिएट्स फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी of a dealer in sales tax officer versus Rainbow Papers Limited, a case decided by two judges bench of the Supreme Court. It was argued that the charge so created on the assets of the corporate debtor qualifies as security interest under the code and the tax department was therefore a secured creditor for the purpose of section 53 of the code, order of priority of the creditors for distribution of proceeds of liquidation assets. The appellant also challenged the rejection of the claim on the ground that it was concluded the determination, but it didn't. The court proceed, पहले मैं ये बता दूँ ये बेसिकली क्या डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। दिस रेनबो पेपर्स लिमिटेड वर्सेस सेल्स टैक्स ऑफिसर, इसमें ये डिसाइड हुआ कि इसमें आर्ग्यूमेंट रखे जो गुजरात वैल्यू एडिड टैक्स की तरफ से जो लॉयर था उसने बोला कि सेक्शन 48 ऑफ द गुजरात वैल्यू एडिड टैक्स क्रिएट्स फर्स्ट चार्ज और आप इससे हम लोग और गुजरात वैल्यू एडिड टैक्स के चार्ज को सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के तौर पे ही आप उसको कंसीडर करेंगे। यू कैन नॉट ट्रीट एज ए स्टेचुटरी ड्यूज अंडर दी ऑपरेशनल डेट, आप इसको ऑपरेशनल डेट नहीं मानेंगे। ओके, सो ऐसा आर्ग्यू करा, बल्कि ऑलरेडी इट इज़ वेरी मच क्लियरली स्टेटेड इन द लॉ डेट IBC, बिकॉज IBC सुपरसीड ओवर ऑल अदर लॉज, तो IBC इज ए स्पेसिफिक लॉज एंड दीज ऑल आर द जनरल लॉज, तो स्पेसिफिक लॉ विल प्रिवेल ओवर दी जनरल लॉज। तो वैसे देखा जाए तो ये क्लियर कट था, बट ये आर्ग्यू किया एंड देन आर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच ने उनके आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट भी किया और इवन मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि हुआ क्या फिर इस केस में। द कोर्ट प्रोसीडेड टू एक्सपाउंड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डेट ड्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटीज। इट इज़ ऑब्जर्व if the resolution plan ignores the statutory demands payable to any state government or a legal authority, although the adjudicating authority is bound to reject the plan. Altogether, the adjudicating authority is bound to reject the plan. The court then said if a company is unable to pay its debt, which should include its statutory dues to the government, there is no plan which contemplates
dissipation of those debt in a phased manner, uniform proportional reduction, the company would necessarily have to liquidated and its assets sold and distributed in the manner stipulated in section 53. अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन प्लान में अगर आपने कंसीडर नहीं किया स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को, तो देन दैट रेजोल्यूशन प्लान कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए वैलिड रेजोल्यूशन प्लान। मतलब दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बोलना चाह रहे हैं कि रेजोल्यूशन प्लान में पीआरए को कंसीडर करना ही पड़ेगा सिक्योर्ड ये क्या नाम स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को, स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को कंसीडर करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को कंसीडर करेंगे आप एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर। उनका फर्स्ट चार्ज होगा बिफोर द ओवर द लिक्विडेशन एसेट्स, लिक्विडेशन के जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे अंडर लिक्विडेशन प्रोसेस, जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे विद इन द क्रेडिटर्स, तो उसमें पहला स्टेक आएगा, पहला चार्ज आएगा स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ का। और रेजोल्यूशन प्लान में स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को भी कंसीडर करेंगे, विदाउट विच अगर आपने उनको कंसीडर नहीं किया तो देन डेट रेजोल्यूशन प्लान शैल बी चैलेंजेबल अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, सो ये बिल्कुल ही कंट्रारी व्यू सुप्रीम कोर्ट का आया है, जो पहले से प्री डिसाइडेड थे, प्रीसिडेंट्स थे, उससे बिल्कुल ही कंट्रारी व्यू आया है। These observations have drastic consequences. The plain meaning of this observation is that the resolution plan must mandatorily provides for payment of statutory dues and the debt owed to government and public authority. A resolution plan must make provision for such debt and provide dissipations of those debt in a phased manner, else the company would necessarily have to be liquidated and its assets sold and distributed. अब ये भी एक ऑब्जर्वेशन आया है कि अगर स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को आपने कंसीडर नहीं किया, अगर सपोज रेजोल्यूशन प्लान में स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को कोई कंसीडर ही नहीं करता है, तो डेट रेजोल्यूशन प्लान, आप वो रेजोल्यूशन प्लान इज़ नॉट कंसीडर्ड एज ए वैलिड रेजोल्यूशन प्लान। और उस रेजोल्यूशन और देन उस कंपनी को जो सीडी होगा, कॉर्पोरेट डेटर होगा, उसको कंपल्सरीली लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाना होगा। और जो लिक्विडेशन की एसेट्स को जब आप सेल ऑफ करेंगे और जो प्रोसीड्स आएगी, उस प्रोसीड्स को पहले आपको स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को देना पड़ेगा, बिकॉज आप स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के तौर पर मानेंगे। उनको पहले तो आपको सीआरपी में कंसीडर करना है रेजोल्यूशन प्लान। सपोज सीआरपी में कोई भी पीआरए आता ही नहीं है, कोई भी पीआरए बोलता ही नहीं है कि मैं स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को कंसीडर करूंगा, और ऐसा कोई रेजोल्यूशन प्लान ही नहीं आया, तो देन द कंपनी शैल नेसेसरली गॉन इनटू द लिक्विडेशन प्रोसेस एंड अंडर द लिक्विडेशन प्रोसेस while the waterfall mechanism says that the statutory dues comes under the operational creditors, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप उनको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के तौर पे मानेंगे। ओके, और उनका फर्स्ट चार्ज होगा। The company would necessarily quite clearly these observations are directly in conflict with the ruling in Ghanshyam Mishra and knocks the button out of the clean state theory which has been the cornerstone of insolvency law regime in India। अब बेसिकली देखा जाए तो रेनबो पेपर्स में जो डिसाइड हुआ है वो बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी डिसाइड हुआ जो पहले से घनश्याम मिश्रा के केस में डिसाइड हो रखा था। वन कुड आर्ग्यू डेट दिस ऑब्जर्वेशन आर नॉट रेशनल फॉर द डिसीजन ऑफ द जजमेंट बट ऑब्जर्वेशन मेड इन द पासिंग if it were a decision of a high court one could have thus ignored. These observations are not binding. However, since this is a decision of the Supreme Court, even the obiter dicta will be binding on the lower courts and most certainly the NCLT, the forum for resolution of debt under the कोर्ट। अब बेसिकली देखा जाए तो अगर कोई भी डिसीजन विच इज़ पास्ड बाय द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स, वेरियस स्टेट, तो देन डेट even obiter dicta is the observation which is made up, which is passed by the judges during the proceedings। अगर obiter dicta कोई भी किया then obiter dicta is only applicable for the lower courts under the jurisdiction of that particular higher court। But ये obiter dicta then the ruling and the verdict is passed by the honorable Supreme Court, then this obiter dicta and the judgment is valid and applicable
all over the lower courts, all lower courts under the jurisdiction of all over the forums, all over the quasi, just like NCLT has also bound to follow the obiter dicta which is passed by the Supreme Court in the matter of Rainbow Papers Limited. Okay, the judgment in Rainbow Papers requires immediate review, else it will have deleterious impact on the insolvency law regime under the code. It will deter potential bidders due to additional risk and certainty on account of pending or potential statutory and government demand. Thus, there will be a fewer bidders, lower valuation, consequently larger haircuts for the creditor. So अगर लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे बोल सकें तो that the judgment which is passed by the Honorable Supreme Court in the matter of Rainbow Papers Limited needs to be reviewed and needs to be reviewed by the larger bench or by the by the upper bench, because अगर ये चेंज नहीं होता है then it have a very deleterious impact over the IBC. Okay, so thank you so much guys for watching, for liking my videos. Do subscribe or like my channels, and please share it with our friends. And also I am so much excited to share my new videos as early as possible on the IBC, on I think liquidation topic. I have to put upon the new videos. So मैं next video जो लाऊंगा वो most probably on the topic of liquidation under insolvency law regime मैं आपको जल्द